अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 या लास्ट तक करेंगे। और इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक करेंगे। तो लेट स्टार्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 जो बचा हुआ था वो है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या ऐसा एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो? कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या ये एक इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, और क्यों? तो सबसे पहला वाला कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो किसी रेगुलर पॉलीगन का। वो होने के लिए 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल होने के लिए याद रखना इसको 360 से डिवाइड पूरा होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ साइड्स कुछ इसमें आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, कुछ नंबर में आ जाएंगे, ना कि फ्रैक्शन में आएगा। जो नंबर ऑफ साइड्स है वो नंबर में आएगा ना, जैसे कि 1 2 3 ऐसे नंबर्स में, ना कि डिसिमल में, है ना। तो अगर पूरी तरह डिवाइड होता है यहाँ पे 360 से 22 डिग्री को, तभी ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है। चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16 2 0 0। अब यहाँ पे देखिए 180 और 11 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो 22 डिग्री अपना है वो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है। इसके बाद बोलता है क्या ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं। किसी मिसाल के तौर पर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है कि नहीं। तो इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें इस इंटीरियर एंगल का, मिसाल के तौर पर 22 डिग्री होगा, उसका एक्सटीरियर एंगल मालूम करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? इन दोनों का सम होता है 180। 180 में से 22 को हम निकालते हैं। तो लेटेस्ट हम देखते हैं कि 180 में से 22 निकालो तो उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, जो भी फिगर होगा उसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है। 10 में से 2 8, 7 में से 2 5 और 158 आ गया हमारे पास। यानी हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल आ गया 22 का, वो 158 आ गया। अब 158 को किस से डिवाइड करना है? 360 से। अगर पूरा डिवाइड होता है तो ये 158 हो सकता है एक्सटीरियर एंगल, अगर नहीं होता है तो फिर ये नहीं होगा। चलो हम करते हैं। 2 7 14, 2 9 18, 2 1 2 2 8 16 2 0 0। अब यहाँ पे जैसे कि 9 है, 9 7 16। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, तो ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया, पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो 22 डिग्री है, यहाँ पे जो 22 डिग्री है, 22 डिग्री है, वो इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता है। इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। इंटीरियर एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। अगर हमने इंटीरियर एंगल मान लिया 22 डिग्री को, ठीक है, 22 डिग्री को अगर हमने इंटीरियर एंगल मान लिया तो इसका एक्सटीरियर एंगल पहला पता करना है, फिर जाके 360 से डिवाइड होता है कि नहीं देखना है। जहाँ जहाँ तक हमने देखा कि 360 से 158 को डिवाइड नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि 22 डिग्री न तो एक्सटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, न ही इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब ये समझ में आया होगा आपको। व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन वाई। देखिए बोल रहा है कि रेगुलर पॉलीगन में सबसे कम वाला, सबसे ज़्यादा बोल रहा है कि कम बोल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है, यानी सबसे कम वाला, सबसे कम वाला एंगल कितना हो सकता है। देखिए कम के लिए हम सबसे पहले इंटीरियर एंगल, अच्छा सबसे कम वाला इंटीरियर एंगल क्या होगा? तो सबसे कम किस में होगा इंटीरियर एंगल? देखिए ट्रायंगल में देखिए इतना एंगल आ जाएगा, स्क्वायर में देखिए बढ़ गया थोड़ा सा, पेंटागन में देखिए और बढ़ गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है,
तो आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो इंटीरियर एंगल है वो बढ़ता जाएगा, वो ज़्यादा होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। मगर जैसे जैसे साइड बढ़ाएंगे एक्सटीरियर एंगल जो है वो कम होता जाएगा। जो एक्सटीरियर होगा, ये बाहर वाला एंगल, ये याद रखना है आपको, ये कम होता जाएगा। इसमें एक्सटीरियर एंगल कम होगा, इसमें एक्सटीरियर एंगल और भी कम होगा। देखिए झुकाव हो जाएगा ना थोड़ा बाहर की तरफ, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल जैसे कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको याद रखना है डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे साइड्स बढ़ेंगी। तो सबसे कम वाला मिनिमम इंटीरियर एंगल किसका आएगा? इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो वो ट्राइंगल का आएगा। ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल सबसे कम वाला इंटीरियर एंगल होगा। और ये कितना होगा ये मालूम करने के लिए हम पहले 360 से इसका एक्सटीरियर एंगल मालूम करेंगे। कितने साइड से? 3 साइड से। तो 3 से डिवाइड करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0। इसका एक एक्सटीरियर एंगल आ गया कितना? 120। तो जो इसका इंटीरियर एंगल आएगा वो क्या आएगा? ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल आएगा वो आ जाएगा 180 में से 120 को माइनस करना होगा तो 0 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा 8 में से 2 निकालने पे। तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का वो कितना है? 60 डिग्री। और वो ट्राइंगल में होता है। ट्राइंगल में सबसे कम इंटीरियर एंगल आ जाएगा और वो कम इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन के लिए जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको जो एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम वो किस में आएगा? वो ट्राइंगल में आएगा, वो स्क्वायर में आएगा, वो पेंटागन में आएगा या किसी और चीज़ में आएगा। तो हमें याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल कम होते जाएगा, कम होते जाएगा जैसे ये बढ़ेंगे। तो मैक्सिमम भी किस में होगा? मैक्सिमम भी एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल में होगा। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री डिवाइड बाई कितना करना है हमें? 3 करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 0 0। यानी एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल का होता है जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। बाकी इसमें इस 120 से कम आ जाएगा, पेंटागन में 120 से कम आ जाएगा, हेक्सागन में उससे भी कम आ जाएगा। ठीक है। ऑक्टागन में उससे भी कम आ जाएगा। ये देखिए जैसे कि ऑक्टागन देखते हैं तो इसका जो एंगल है और भी कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो जो सबसे कम वाला एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा वो देखिए 120 आ जाएगा। जैसे कि ट्राइंगल का हमने देखा, ट्राइंगल का जैसे कि हमने देखा तो वो 120 आ जाएगा जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे कह रहा है आपको कि गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज इट। अब पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम, ये इसका सिंबल है लिखने का, 11 डाल के GM डालना, ये पैरेललोग्राम। ठीक है। इसमें अपोजिट जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तीसरी बात, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं कितने के बराबर? वो होते हैं 180, या जिसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल का सम जो है 180 के बराबर आ गया तो उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम के अंदर 180 के बराबर होता है। ये आपको चीज़ याद रखनी है। जो ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी ज़रूरी है कि 180 होता है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब हो गया ये एंगल जो साथ में होते हैं, या ये और ये एंगल हुआ ना, या ये और ये एंगल, ये एडजेसेंट है, ये और ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। ठीक है। जैसे कि हम एक ट्राइंगल का बात मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ये और ये वाला एंगल जो है वो एडजेसेंट है। तो क्या है? एडजेसेंट। और इनका सम कितना आएगा? पैरेललोग्राम के केस में 180 के बराबर आ जाएगा। ये याद रखना है। ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ ए डी किसके बराबर आएगा, ए डी बी सी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये फिगर पूरा पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे ए डी जो है सी बी के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो यहाँ ए डी इज इक्वल टू आएगा सी बी। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कौन सा हो गया, एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल यहाँ सी पे जो बन रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा ना, डी ए बी के, क्योंकि अपोजिट एंगल है, ए पे बन रहा है जो, ठीक है। तो ये एंगल बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। ओ सी किसके बराबर आएगा, ओ सी आ जाएगा। हाँ, और एक चीज़ बताना मैं भूल गया, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने पे जो ये पोर्शन होगा वो इसके बराबर होगा, जो ये पोर्शन होगा वो इसके बराबर, डायगोनल का ये पोर्शन इसके बराबर होगा, ठीक है। बाइसेक्ट इसी का नाम है कि अगर एक मिसाल के तौर पर हम डायगोनल दो ले लें, अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जो आधा आधा होगा वो आपस में बराबर होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखना है हमें। देखिए यहाँ पे ओ सी, यहाँ पे ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, और ये जो फिगर है वो पैरेललोग्राम है, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये डायगोनल डी ओ बी और सी ओ ए एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ सी ओ ए के बराबर आएगा, ओ डी ओ बी के बराबर आ जाएगा। मेजर ऑफ एंगल डी ए बी का, और प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, डी ए बी ये हुआ ना, सी डी ए, यानी डी पे जो एंगल बन रहा है और ए पे जो एंगल बन रहा है। आप इस तरह याद रखो, यहाँ डी ए बी मतलब ए पे जो एंगल बन रहा है, और सी डी ए का मतलब डी पे जो एंगल बन रहा है, उन दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल से, ये सप्लीमेंट्री एंगल से है ना। ये जो एंगल से ये वाले और ये वाले, ये एंगल यहाँ पे ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये एडजेसेंट एंगल से, और इनका सम हमेशा कितना आता है, 180 के बराबर आ जाएगा। यानी एंगल ए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और एंगल डी, इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, सप्लीमेंट्री आएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे करना है। तो प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ करके, किसका, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जिसमें अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट नहीं कहना है आपको, कहना है बाइसेक्ट, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना, ठीक। तो इस तरह आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख सकते हैं आप, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अब हमारे पास यहाँ पे ए बी, देखिए सॉरी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमें एक्स वाई और ई का वैल्यू, एक्स वाई और जेड का वैल्यू मालूम करना है। तो हम देखिए बी का वैल्यू दिया गया है 100, तो हम एंगल एक्स को निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एंगल एक्स को हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक्स प्लस जो 100 होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 के बराबर, क्योंकि ये जो एंगल एक्स था, यहाँ पे एंगल एक्स था, यहाँ पे 100 था और यहाँ पे एंगल एक्स था, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, और पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 180, और ये यहाँ जाने पे -100, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री। समझ आइए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 80 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्लस, ये जो x है और 100 है उसका प्लस आ जाएगा कितने के बराबर, 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल से, और वो क्यों हमने किया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये एंगल y आएगा वो किसके बराबर आएगा, 100 डिग्री के बराबर, और एंगल z आएगा हमारे पास 80 डिग्री के बराबर, क्योंकि x का वैल्यू हमने मालूम कर लिया है। एंगल z जो है वो 80 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये और ये एंगल बराबर आ जाएगा, ये एंगल z और एंगल x बराबर आ जाएगा पैरेललोग्राम में, क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। समझ आया। इसे ही आप ये कर सकते हो, मैं आपको ये दो समझाऊंगा, ठीक है। या कोई मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो थोड़ा टफ होगा ये समझाते हैं हम आपको, ये वाला चौथा पांचवा वाला समझाते हैं आपको, ठीक है। पांचवा में क्या है, देखिए
पाँचवें में क्या है आपको, पाँचवें में आपको जो है एक्स वाई और जेड का वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले ये जो जेड और जो ये 40 है, इन दोनों का प्लस, और ये 112 है इनका प्लस। ये 40 और जेड एक एंगल है, यानी ये वाला एंगल है, पूरा एक ही एंगल है, ठीक है। इन दोनों का प्लस और इसका प्लस, ये जो 112 है वो उन सारों का प्लस 180 के बराबर आएगा। यानी 112 प्लस जेड प्लस क्या था, प्लस 40 है ना, ये 180 के बराबर आएगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, ठीक है। 180 के बराबर आ जाएगा वो। देखिए यहाँ पे जेड प्लस क्या था, जेड प्लस 40, जेड प्लस 40 प्लस 112, वो आ जाएगा 180 के बराबर। और यहाँ से हमें जेड का वैल्यू मालूम हो जाएगा। जेड प्लस 40 के ऊपर 112 लगाओ, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना, और यहाँ 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू आएगा 180 में से निकालना होगा 152, 10 में से 2 8, 7 में से 5 5 6 7 2, यानी 28 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जो जेड का वैल्यू आएगा वो 28 आ जाएगा। अब याद रखो, देखो आप, जेड का वैल्यू आ जाएगा 28। जेड का वैल्यू जैसे ही 28 आएगा, ये एक्स का वैल्यू भी 28 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से, ठीक है। कौन से एंगल्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो क्या होते हैं, जब दो लाइंस इस तरह पैरेलल होते हैं और एक ट्रांसवर्सल आ जाता है, तो इसमें जो ये जो एंगल्स होते हैं, ये अंदर वाला, ये और ये एंगल, ये इनको कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, और ये एंगल भी बराबर होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बेटा, ये और ये एंगल, ये जो अंदर वाला और ये बाहर वाला, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं। और ये मिसाल के तौर पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होता है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो ये कहानी है इसका। एक दो अगर सातवीं में आपने पढ़ा होगा 7 में भी, कि दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे और एक ट्रांसवर्सल होगा, तो उसमें कुछ एंगल्स बराबर होते हैं, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कहते हैं इस और इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो ये और ये होता है, ये सारे बराबर होते हैं। तो उस हिसाब से जो हमारे पास यहाँ पे ये जो जेड और ये एक्स है वो बराबर आएगा, यानी एक्स भी 28 डिग्री और जेड भी 28 डिग्री, और वाई तो आपको पता चल जाएगा कितना डिग्री आएगा, वो 112 आएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल से, ये समझ गए होंगे आप, ये अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो ऐसे आप तीसरा चौथा करो। नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, या आप व्हाट्सएप के कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्या एक क्वाड्रिलेटरल, बोल रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी और एंगल बी 180 के बराबर हो। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ये मिसाल के तौर पर क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम रखो ए बी सी डी। अब बोल रहा है कि एंगल क्या, एंगल सी और एंगल डी, नहीं और कुछ बोल रहा है, एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी और एंगल बी जो है ये 180 के बराबर क्या होंगे, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बोलता है ना। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर ये हमारा होगा, अगर हमारा एंगल डी और एंगल बी जो है 180 के बराबर हो जाएगा। एंगल डी और एंगल बी 180 के बराबर कब आएगा, या यहाँ पे हम 90 डालें, यहाँ 90 डालें, तब जाके ये कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तब ये क्या पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही बात है ना। अगर हम यहाँ पे 90 डाल दें, तभी जाके एंगल डी और एंगल बी जब हम 90 डाल दें, तभी जाके ये एक पैरेललोग्राम पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमने 70 डाल दिया, सॉरी ठहरिए, यहाँ पे एंगल डी की जगह हमने 70 डाल दिया, और 70 के ऊपर कितना डालने पे 180 होता है, 70 के ऊपर 110 डालने पे ये 110 डालना पड़ेगा, है ना, तभी 180 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल हो सकता है,
क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होने चाहिए। ये दोनों तो चलो आ गया हमारे पास 180 के बराबर, मगर बराबर नहीं आया। क्या बराबर नहीं आया? एंगल बी और एंगल डी बराबर नहीं आया, जो होना ज़रूरी है। तो अगर एंगल डी और एंगल बी 90-90 डिग्री के बराबर होगा, तभी जाके जो है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसमें केस आपको यही याद रखना है कि एंगल डी और एंगल बी जो है आपको 90-90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, तभी जाके आप कह सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। वरना अगर ये नहीं होगा तो इसमें एक मेन केस रखना है, स्पेशली ये चीज़ होना चाहिए बोल के, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी इज़ इक्वल टू डी सी, ए बी इज़ इक्वल टू डी सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ए डी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी जो है किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर के बराबर रखा है, और डी सी भी 8 सेंटीमीटर के बराबर, ए डी 4 सेंटीमीटर के बराबर, बी सी 4.4 सेंटीमीटर के बराबर। क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है? हम कहेंगे रॉन्ग है ये, है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि चलो ये और ये तो बराबर आ गया, ये और ये भी होना चाहिए। अपोजिट साइड्स, जितने भी अपोजिट साइड्स है पैरेललोग्राम में, वो बराबर होनी चाहिए, तभी जाके वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि ऑल अपोजिट साइड्स, तमाम अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके ये एक वो हो सकता है, एक पैरेललोग्राम हो सकता है, वरना नहीं होगा। ये आपको याद रखना है ये चीज़। फिर इसके बाद बोल रहा है कि एंगल ए 70 और एंगल सी 65, एंगल ए 70 और एंगल सी 65, ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये जो एंगल ए है और एंगल सी है वो बिल्कुल अलग है। देखिए हम इसको बना भी सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। एंगल ए जैसे कि 75 कुछ रखा है, और एंगल सी जो है 60 की कुछ है ना। तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अपोजिट जो एंगल्स है वो अलग है। तो इट इज़ ट्रू, या इट कैन नॉट बी फॉर्म इट, है ना, इट कैन नॉट बी फॉर्म इट। इसको हम बना नहीं सकते हैं या कह नहीं सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है बोल के। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट एंगल जो है बराबर नहीं है। तो होप कि आपको ये जो चैप्टर है, एक्सरसाइज है, वो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।